तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है विष का दांत। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की दूसरी अध्याय जिसका नाम है विष का दांत, और ये क्लास 10 की हिंदी है। और हिंदी में हम लोग आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव जो होता है बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप हिंदी में रुचि रखते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें और समझने का प्रयास करें। हम आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए। और आप चलिए तो अब हम लोग बिना समय गवाए देखते हैं और समझते हैं, और समझने का आप भी प्रयास कीजिएगा। ये एकदम आसान से आसान चैप्टर है। ये बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। आपको पता नहीं होगा लेकिन इसमें से हमेशा 1 या 2 नंबर या 3-4 नंबर तक हार्डली है जो इसमें आता है और आ करके अपना काम करता है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला लिखा है कि विष के दांत। इसमें लिखा हुआ है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। विष के दांत के देखिए जो लिखा हुआ है विष के दांत, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये इसका रचयिता कौन है। तो हमको आप बताइए, इनका मोहन राकेश या कमल शेखर या प्रेमचंद, नलिन विलोचन शर्मा, इनका राइटर नाम क्या हो गया। तो आपको जवाब आना चाहिए कि इनका राइटर का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। ये 2025 के बच्चों के लिए तैयारी करवाया जा रहा है जो इस वर्ष परीक्षा देंगे, जो अगला बार परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन तरह से हम लोग जुटे हुए हैं उनके लिए, ताकि वो लोग टॉप करें। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जो कहता है, देखिए अगला कहता है कि गिरधर लाल कौन है। आप इस कहानी को नहीं पढ़े हैं तो इसका प्लेलिस्ट में इसका पूरा कहानी है, सब्जेक्टिव भी है, आप जा कर के देख लीजिए और देखने के बाद समझ में आएगा कि गिरधर लाल कौन था। तो गिरधर लाल कौन था? कासू का पिता था, मदन का पिता था, या रजनी की पिता था, या शेफाली का पिता था। तो कौन था? तो वो था मदन का पिता था। गिरधर लाल कौन थे? तो मदन का पिताजी थे। समझना, यह एक अमीर और गरीब की कहानी है। जो एक नौकर उसके घर में काम करता था और मालिक से बहुत ही ज़्यादा डरता था। उसके बेटों को ये मार दिया था, एक दांत तोड़ दिया था, एक लट्टू नचाने के लिए, बस है समझ में। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कौन कहता है, अगला जो है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। एक समय की बात है जब मदन और कासू एक दूसरे खेल रहे थे और खेलते खेलते लट्टू नचा रहे थे, और लट्टू नचाने के लिए वो नहीं देता है तो क्या करता है कि उसको मार करके उसका दांत तोड़ देता है। तो देखिए कितने दांत तोड़े थे, 3, 1, 2 या 4। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि 1, 2, 3 या 4। तो आंसर आना चाहिए कि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। ये जो मदन है ये गरीब ये हो गया गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, और ये जो कासू है ये अमीर था। मदन गरीब था और कासू क्या था? तो बहुत ही ज़्यादा अमीर था। समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। जो राइटर हैं विष के दांत जो लिखे हैं उनके पिताजी का नाम क्या है। मतलब कि विष के दांत कौन लिखे हैं? नलिन विलोचन शर्मा। इनके पिता का नाम नहीं, माता का नाम क्या है? तो इनका माता का नाम क्या हो जाना चाहिए बताइए। पद्मावती या कलावती या रत्नावती या इंद्रावती, बताइए। अगर आपको मालूम है तो ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बताइए, रत्नावती। कौन हो जाएगा? रत्नावती नलिन विलोचन शर्मा के माताजी हैं। कौन हो गए? तो रत्नावती नलिन विलोचन शर्मा के माता हैं। ठीक है, आपको याद करवा करके ही जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न जो कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तथ्य समग्रता से उभर कर आए हैं। किसके तथ्य समग्रता से उभर कर आए हैं? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, बताइए। मनोवैज्ञानिकता।
क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता सही जवाब इसका हो जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, अगर हिंदी से आप पीड़ित हैं या हिंदी आपको अगर पढ़ना है तो आप इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। यहाँ आपको हर एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव, क्लास 10th 12th हिंदी संस्कृत हर विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सही से पढ़ाया जाएगा। आप देखिए अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। इनके पास एक मोटर कार था, सेन साहब के पास एक मोटर कार था जो उनको डर था कि इनको किससे खतरा है, इनकर मोटर कार से। तो बताइए किनसे खतरा हो सकता है, ड्राइवर से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर से? किससे खतरा था बताइए, किससे खतरा था? तो खोखा से। किससे खतरा था? तो खोखा से इनको कुछ था, खतरा था। इनको लगता था कि हमारे कार को एक दिन लेकर के डूब जाएगा। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो आपका होना चाहिए कौची, तमिल है, भोजपुरी है या बांग्ला है या हिंदी है? आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? आपका आंसर होना चाहिए कि बांग्ला है। क्या है? तो ये एक बांग्ला भाषा है। खोखा खोखी किस प्रकार का भाषा है? तो ये बांग्ला भाषा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू, लिखा हुआ है गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? समझ में आया? उसमें एक पात्र है, ये किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे जा कर के चोर, डाकू, डकैत, लुटेरा, रेपिस्ट कुछ भी बन सकता है। तो यह किनके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया किनके द्वारा? सेन साहब के द्वारा कहा गया है, या गिरधर लाल, या सेन साहब, या सोफर के द्वारा? तो ये कहा गया था हमारा सेन साहब के द्वारा। सेन साहब के द्वारा। यहाँ पे सेन साहब के धर्म पत्नी के नाम था, यहाँ पे सेन साहब नहीं थे, सेन साहब के धर्म पत्नी। ताकि देखिए इतना दूर पढ़ेगा तो सेम आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि हम नीचे वाला कहीं ऊपरे वाला कहीं नहीं बोले। तो ये सेन साहब के धर्म पत्नी की चर्चा है और यहाँ सेन साहब की खुद की चर्चा है समझ में। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। हर एक प्रकार, अगर आपको हिंदी में लाना है 90-95 तो मेहनत से अभी पढ़ते रहिए। हिंदी इतना आसान नहीं, इतना आप लोग समझते हैं, और उतना हार्ड भी नहीं है जितना आप लोग मानते हैं। ठीक है, तो अगर हिंदी जो पढ़ता है उसके लिए बहुत ही आसान है। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है बताइए? खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है बताइए? बच्चा बच्ची, या बाबा दादा, या भाई बहन, चाचा चाची? तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चा बच्ची। बच्चा बच्ची, खोखा खोखी का अर्थ होता था बच्चा बच्ची। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कहता है खोखा का क्या नाम है? खोखा का नाम क्या है? कासू है, मदन है, क्या है? तो बताइए, कीसू है या कुसू है, कासू है या केशु है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होना चाहिए? तो उसका नाम था काशू। उसका नाम क्या था? तो काशू था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे और देखते हैं, समझते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कहता है कि विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है बताइए? विष के दांत कैसी कहानी हो सकती है बताइए? सामाजिक या ऐतिहासिक या धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? तो ये हमारा हो जाएगा मानसिक संतुलन है। इसमें मतलब हमारा हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए समझिए अगला प्रश्न कहता है। अगला कहता है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। मतलब जो सेन साहब हैं वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ड्राइवर, चोर, डकैत, इंजीनियर, पुलिस, कैची बनाना चाहते थे? तो बताइए कैची बनाना चाहते थे? देखिए बिजनेसमैन या इंजीनियर या वकील या प्रोफेसर, डॉक्टर। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? आपका सही जवाब हो जाना चाहिए बिजनेसमैन या तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर या तो बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर।
अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला कहता है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। मदन एक पात्र का नाम है, एक लड़का है छोटा, वो किसके हाथ से अक्सर पिटाता था। वो तो किसके हाथ से पिटाता था, क्या आपको मालूम है किसके हाथ से पिटाता था? बताइए, माता के हाथ से, सेन साहब, या खोखा, या पिता। जब न तब आप भी घर में पिटाते होंगे तो सबसे ज़्यादा अपने पिताजी से पिटाते होंगे, क्योंकि मम्मी तो लाड़ प्यार से मारती है, मम्मी मारती थोड़ी नहीं, वो दुलारती है। लेकिन जब पीटने की बात आता है तो पिताजी ही पीटते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो पिताजी इज द बेस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा पिता का नाम क्या था। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का जी का नाम क्या था? तो बताइए पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, या पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, या पंडित मृत्युंजय शर्मा, या पंडित कुछ है दशरातर शर्मा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा हो जाएगा। रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेन साहब ने सेन साहब ने किसे खूब फटकार कर लगाई। क्या लिखा हुआ है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकारा लगाई। तो किसे लगाई थी बताइए, गिरधर लाल को, या खोखा को, या मदन को, या सोफर को। अक्सर होता था कि जब मालिक रहते हैं वो नौकरों को कुछ समझते नहीं थे, तो सेन साहब वहाँ के मालिक थे। सेन साहब क्या थे? मालिक थे। सेन साहब मालिक थे, ठीक है। और गिरधर लाल क्या था? नौकर। गिरधर लाल वहाँ का नौकर था। तो मालिक किसी को कुछ समझता है जी? कुछ भी नहीं समझता है। मालिक जो मन में है सो बोलता है। तो फटकार लगाने का मतलब डांटना। जब उसके पिताजी को जब पता चला था कि मदन जो नौकर का बेटा है वो मालिक के बेटे के 2 दांत तोड़ देता है, तो क्या करता है कि मालिक उसके पिताजी को खूब डांटता है, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, घर जाकर अपन बेटा के मारो, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन इसके पिताजी घर जाते हैं और अपने बेटे को सीने से लगा करके बोलते हैं कि जो काम मैंने नहीं किया वो काम तुमने कर दिखाया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समझिए, कहता है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग से अंतराविरोधी का उजागर करती है। बताइए किस करती है? तो निम्न वर्ग से, उच्च वर्ग से, या मध्यम वर्ग से, या तो व्यापारिक वर्ग से। तो आपको बताना है किस वर्ग से करती है। तो यह बार करती है मध्यम वर्ग से। किस वर्ग से? तो मध्यम वर्ग से करती है। चलिए आज हम लोग आगे ये चैप्टर आज हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। आज एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आज क्लियर ही कर लेंगे, चाहे जितना भी रहे। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? किस खेल में शरीफ होना चाहता था? बताइए, फुटबॉल के खेल में, या हॉकी के खेल में, या बैडमिंटन के खेल में, या तो लट्टू के खेल में। तो हम आपको बताए थे कि लट्टू नचावे के चक्कर में उसको लट्टू नहीं नचाने दिया, कहा कि हमारे साथ तू नहीं खेलेगा, तू अमीर आदमी, अमीर के साथ जाके खेलोगा। तो उसको नहीं खेल दिया, उसको खींच पड़ गया, तो दोनों लड़ाई हो गया, मार के दांत तोड़ दिया। खेलित रहा तू आसन में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझते क्या कहता है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए। किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? बताइए, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट मारिएगा। तो बताइए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। पत्रकार महोदय आते हैं और उनको कुछ अच्छी बात बताते हैं, तभी उनको लगता है कि नहीं हमारे बेटा की एडमिशन करवाना चाहिए। ठीक है, उसका चल आंसर तो हमारा यही हो गया, हम बता दिए पहले ही। हम आपसे पूछने वाले थे लेकिन बता दिए हम पहले ही। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मदन की उम्र क्या थी। मदन जो एक लड़का है उसका उम्र क्या था? मदन की उम्र क्या था? बताइए क्या हो सकता है मदन का उम्र? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बताइए मदन का उम्र कितना है? बताइए, 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, या 9-10 साल। तो आपका सही जवाब होना चाहिए 5 से 6 साल। कितना हो जाना चाहिए? 5 से 6 साल मदन का उम्र था।
बताइए कितना छोटा मेखनी मार के दांत तोड़ दिया इसका। देखिए तो मदन किसका पुत्र था, तो मदन किसका पुत्र था, सेन साहब के या गिरधर लाल के, तो आपको बताना है किसका पुत्र था, तो क्या सेन साहब के था, गिरधर लाल के, सोफर के, सिंह साहब के, तो ये हमारा हो गया मदन गिरधर लाल का। तो चलिए अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है, इसमें कह रहा है कि देखिए नलिन विलोचन शर्मा पटना के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। जो नलिन विलोचन शर्मा है पटना के हिंदी विद्यालय के अध्यक्ष कब बने थे, तो आपको बताना है, बताइए कब बने थे, बताइए कब बने थे, 1958 में, 1957 में, 1963 में, 1959 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1959 में। सन 1959 में नलिन विलोचन शर्मा हैं जो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के कोची बने थे, विभाग के अध्यक्ष बने थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बोलता है कितना, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, इसको आप मान लीजिए वीविया, एकदम क्या वीविया इसको मान लीजिए, क्योंकि ये ऐसा ही प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। जन्म पूछेगा, मृत्यु पूछेगा, मम्मी के नाम पूछेगा, पापा का नाम पूछेगा, बस कहाँ रहता है ये पूछेगा। यही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो बताइए कब इसका जन्म हुआ था इनका, बताइए 14 जनवरी 1915 में, या 18 फरवरी 1916 में, या 22 मार्च 1917 में, या 24 अप्रैल 1918 में। तो आपका जवाब होना चाहिए कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। जन्म हुआ था तो मृत्यु होना ही निश्चित है, जो धरती पर जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। तो अब हम लोग देखें कि मृत्यु कब हुआ था, क्या 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। आपको कमेंट में बताना है कि इनका मृत्यु कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था। तो इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961, 12 सितंबर 1961, याद कर लीजिए। ऐसे ही प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ रहता है, किस विद्यालय से क्या किए थे, ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। अब चलते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न पे। अगला जो कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। जिस बात का डर था वही बात हो गई और राहों में उनसे, देखिए हम इसको चल ही न रहे हैं जी, गते गते चल रहे हैं। तो बताइए राहों में मुलाकात हो गई कि नहीं हो गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, बताइए। क्या गांधी घाट पटना, या कृष्ण घाट पटना, या बंदर घाट पटना, या तो क्या है रानी घाट पटना। तो आपको बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा बंदर घाट पटना। बंदर घाट क्या हो जाएगा, पटना में नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है। दृष्टिकोण एक रचना है जो किसके द्वारा लिखा गया है, इसको हमको पकड़ना है। तो किसके द्वारा लिखा गया है बताइए, रामावतार शर्मा, या नलिन विलोचन शर्मा, या तो होगा मोहन राकेश, या तो प्रेमचंद। आपका बताइए इस चैप्टर में हम किनके बारे में पढ़ रहे हैं, नलिन विलोचन शर्मा। तो ये किनके द्वारा लिखा गया होगा, तो नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न बताइए, कौन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहता है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है, बताइए। इसमें कहता है कि लड़कियां क्या है, एक कठपुतलियां हैं। कठपुतली का मतलब क्या होता है कि हम उसको जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। कठपुतली उसको कहते हैं कि हम जैसे चाहेंगे उसको अपन इशारा पर नचाएंगे। किसे इस बात पर गर्व है, किसे इस बात पर गर्व है, तो बताइए भाई बहन को, या चाचा चाची को, या मामा मामी को, या माता पिता को। बताइए किनको इन पर गर्व है, लड़कियां पर किनको गर्व है, किनको गर्व है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, किनको गर्व है, तो माता पिता को। माता पिता को लड़कियों पर कुछ होता है, गर्व होता है, बाकी सबको बोझ लगता है। समझ में आया, लड़कियां एक प्रकार की सबके लिए बोझ है, माता पिता को छोड़ करके। ठीक है, देखिए
कौवा की जनता में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? बताइए कौन ललक गया? बताइए कबूतर, हंस, बतख या मछली? तो आपका आंसर सही जवाब क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर होना चाहिए हंस। ये एक प्रकार का आउटी क्वेश्चन है जो इस प्रकार से पूछ देता है। ये सब आउटी प्रश्न है जो पूछता है हमेशा, इसलिए हम आपको भी बता रहे हैं ताकि आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, किसके अनुसार किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो बताइए, अगर आपको पता होगा इस सब के बारे में तो बताइए क्या होगा? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर लाल के अनुसार? तो खोखा के अनुसार क्या हुआ था? उनके घर का रीति रिवाज ही पलट गया था कि जो हमारे बेटा का है वही सही है, बाकी सब गलत है। जो पहले जो बात के लिए विरोध किया जाता था, अगर वो गलती खोखा से हो गया तो वही हो गया सही, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। उसको कहते हैं लाड़ प्यार से बिगाड़ना। उस तरह के बच्चों को कहते हैं लाड़ प्यार से बिगाड़ना। ठीक है, लाड़ प्यार से बिगाड़ना। ठीक है, कहते हैं कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? बताइए। अब पहले एक को पुत्र है, वो कौन है? खोखा या तो कासू। खोखा का नाम ही क्या है? कासू है। तो आप बोलते हैं कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? कितनी है? 3, 6, 5 या 4? बताइए, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए था कि इनका कितना है? 5 बेटी थी। कितना थी? 5 बेटी और 1 बेटा, तब ना उतना उसको प्यार मिलता था जी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर सबसे अंतिम है, क्वेश्चन नंबर लास्ट। सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द, उसके घर में एक सोफर रहता था। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए। सभ्यता या संबंध या निर्माता या तो ड्राइवर? तो उसके सेन साहब के ड्राइवर का नाम क्या था? तो सोफर नाम था। क्या नाम था? सोफर नाम था। तो चलिए आज का हमारा प्रश्न यही कंप्लीट होता है और अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय में और बिल्कुल अच्छे। देखिए, हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं। आपके लिए एक बहुत ही विशेष चीज़ लाए हैं, देखिएगा आप। देखिए, हम हिंदी में कम पढ़ाते हैं लेकिन हिस्ट्री और मैथ बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़ाते हैं और आपको एक क्लास में जुट करके काफ़ी आनंद आएगा। हम पढ़ेंगे कि मेटरनिक युग क्या है, ठीक है, सब चीज़ पढ़ेंगे जितना है। मेटरनिक युग के बारे में बताएंगे कि कब से कब के युग के बीच में हमको उसको मेटरनिक युग कहते हैं, कितना है, कितना का है, सब आपको बताएंगे बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको हर एक प्रकार का जो भी समस्या आता है हम सब का समाधान कर देंगे। तो हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास में और अगला जो हमारा क्लास है वो स्टार्ट होने वाला है कौन सा? तो इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद। अब सबसे पहला शब्द है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? आप हर एक व्यक्ति हैं जो किसी न किसी से प्रेम करते होंगे। आप भाई से करें, पिताजी से करें या कोई अदर लड़की से करें, किसी से आप प्रेम करते होंगे। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम कहलाता है। लेकिन जब आप एक देश से प्रेम करते हैं, अगर हम भारत देश में रहते हैं, अगर आप भारत से प्रेम करते हैं तो वही होता है हमारा राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद। मतलब अपने देश के प्रति प्यार ही क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो मिलते हैं हम लोग अपना नया सा क्लास में जो इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, और इसका कम से कम 8-9 क्लास चलेगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जुड़िएगा। ठीक है, बाय।